सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 15 का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से समझते हैं हम लोग। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री in a financial year is the total value of all the final goods and service produced in all sector of economy। मतलब किसी कंट्री के अंदर में एक फाइनेंशियल ईयर, जैसे एक साल होता है ना 12 महीने का, तो उसी तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है हमारे इंडिया में अप्रैल से लेके मार्च तक। ठीक है, अप्रैल से लेके मार्च तक के 12 महीने को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो हमारे भारत देश में अप्रैल से लेके अगले मार्च महीने तक जो टोटल जो सामान बना या जो टोटल जो सर्विस दिया गया, सारे सेक्टरों को मिलाकर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तीनों को मिलाकर जो भी वैल्यू होगा, जो भी फाइनल वैल्यू होगा, जो भी उसका कॉस्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा इंडिया का क्या है, जीडीपी है। मतलब कहने का यह है कि अप्रैल से लेके मार्च तक के बीच में प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में, ये तीनों सेक्टर को मिलाकर, जैसे मान लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी सामान बना या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई वो 100 रुपए के बराबर थी। सेकेंडरी सेक्टर में जो भी काम हुआ, जो भी वहां पर, जैसे क्योंकि हम लोग जब क्या बोलते हैं, जीडीपी की बात करते हैं या किसी भी कॉस्ट की बात करते हैं, तो हम लोग गुड्स और सर्विस दोनों को काउंट करते हैं। ठीक है, सामान को भी और सेवा को भी। तो सेकेंडरी सेक्टर में मान लेते हैं कि 300 रुपए का जो है गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, जिसकी फाइनल वैल्यू इतनी थी। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि फाइनल वैल्यू का मतलब जो है क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से सर्विस सेक्टर ने मान लेते हैं कि 400 रुपए जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है गेन किया, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे इंडिया की जो जीडीपी है वो कितने हैं, 800 रुपए है। आपको बात समझ में आ गई होगी एग्जांपल से। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तीनों ने जितना सामान बनाया, जितना सर्विस दिया, उसका फाइनल वैल्यू का एडिशन क्या कहलाता है, किसी कंट्री का जीडीपी कहलाता है। ऑल दिस प्रोडक्शन मस्ट अकर विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। और ये क्या होना चाहिए, एक देश के भीतर में होना चाहिए। मतलब हमारे भारत देश के भीतर में ही प्रोडक्शन जो हुआ होगा उसी को जो है हम लोग जोड़ेंगे। बाहर देश से जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग इसमें नहीं जोड़ते। हमारे देश के अंदर में जितना भारत का जो नक्शा है, उस नक्शे में जितने राज्य, जितने स्टेट, जितना डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जितने गांव आते हैं, उन सबको मिलाकर जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी जो है हम लोग बोलते हैं। The total value of these production is in financial year is called gross domestic product। और इसी टोटल वैल्यू को जो एक फाइनेंशियल ईयर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हम लोग बोलते हैं। डोमेस्टिक मीन द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री। यहां पर डोमेस्टिक का मतलब यह होता है कि देश के अंदर में कितना सामान बना और कितना सर्विस प्रोड्यूस हुआ, कितना सर्विस दिया गया, उसका मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल वैल्यू। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स कैलकुलेट्स द एनुअल जीडीपी। अब इसका कैलकुलेशन कौन करेगा कि हमारे भारत देश में कितने का सामान बिका, फाइनल प्रोडक्ट कितने का हुआ, कितने का सर्विस गया, ये सबको गिनता कौन है, तो हमारे भारत सरकार के अंदर में एक मिनिस्ट्री, जैसे डिफेंस मिनिस्टर होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, वैसी ही एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। इस मिनिस्ट्री के लोग ही क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे देश के अंदर में कितना सामान और कितना सर्विस प्रोड्यूस हुआ, उसका फाइनल वैल्यू क्या है। The ministry seeks the support of different central and state government departments to calculate the total quantity of final goods and services produced। अब ये क्या करती है, ये जो मिनिस्ट्री के जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, स्टेट के लोगों से डेटा मंगाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा मंगाते हैं। तो ये सारे देश के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब जगह से डेटा को इकट्ठा करती हैं और डेटा को इकट्ठा करने के बाद ये जीडीपी का क्या करती हैं, कैलकुलेशन जो है करती हैं। It determines the market value of this production to estimate the country's GDP। और इसी से हमें क्या पता चलता है कि किसी कंट्री के जीडीपी के बारे में जो है हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में जो है 5वें नंबर की जो है सबसे बड़ी क्या है, जीडीपी है दुनिया में। ठीक है, 5वें सबसे बड़े नंबर की जीडीपी है। तो सबसे बड़ी जीडीपी फर्स्ट बात करें तो किसका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। दूसरा जो सबसे हाईएस्ट है वो क्या है, हमारा पड़ोसी चाइना, इसकी जीडीपी सबसे बड़ी है। फिर तीसरे नंबर पे कौन है, यूरोप का एक कंट्री है जर्मनी, छोटा सा
ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पे कौन है? जापान है। और पांचवें नंबर पर अभी हम लोग का इंडिया है। तो हम लोग 2030 तक जो है क्या करेंगे, जापान को बीट करके जो है हम लोग क्या बनेंगे, दुनिया के चौथे नंबर के सबसे बड़ी जीडीपी जो है हम लोग बनने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। जीडीपी का मतलब मैं फिर से आपको एक बार समराइज कर देता हूं। देश के अंदर या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक साल में, जो कि अप्रैल से लेकर मार्च तक के बीच में है, जितना भी सामान या जितना भी सर्विस दिया गया उसका पैसे के टर्म्स में कितना वैल्यू होता है, उन सबको जोड़ना क्या कहलाता है, किसी कंट्री का जीडीपी कहलाता है। अब जैसे अगर हम लोग स्टेट के बेसिस पर देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग जीडीपी किसका देख रहे थे, इंडिया का, तो इसीलिए इंडिया में जितने स्टेट्स आते हैं सबको गिन रहे थे। अब हम लोग जीडीपी किसका देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर में जितनी भी जगह हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी गांव है, जितने भी घर हैं, वहां पर कितना सेवा और कितना सामान बना और उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, अगर उसको हम लोग जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी ऑफ छत्तीसगढ़। वैसे हर स्टेट का अपना अपना जीडीपी होता है, एक देश का जीडीपी होता है, फिर इंडिविजुअली हर राज्य का जो है क्या होता है, अपना अपना अलग अलग जीडीपी जो है होता है। तो जैसे आप 2004-05 और 2014-15 के बीच में आप डेटा देख सकते हो कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर बोलते हैं, यहां पर का जो जीडीपी था वो कितना था, 10,519 करोड़ रुपए था, जो कि टोटल 100 मतलब टोटल 100% का कितना है, 22। मतलब ये समझ लो कि 2004-05 में हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 100 रुपए का सामान और सर्विस दोनों को मिलाकर इतना फाइनल वैल्यू जो है हम लोगों को मिला। मतलब जितना भी गुड्स बना हमारे छत्तीसगढ़ में, जितना भी सर्विस दिया, सबके फाइनल वैल्यू को अगर हम लोग जोड़ते हैं और अगर जोड़ने से 100 रुपए आता है तो उस 100 रुपए में से 22 रुपए कहां से आया होगा, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से आया होगा। 44 रुपए कहां से आया होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आया होगा। 34 रुपए कहां से आया होगा, सर्विस सेक्टर से आया होगा। तो ये तो मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अगर मैं आपको रुपीस के टर्म्स में बताऊं तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 10,519 करोड़। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 21,221 करोड़। और उसके बाद सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था, 16,482 करोड़। तो हम लोग बोलेंगे कि अप्रैल 2004 से लेके मार्च 2005 के बीच में छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी थी वो 47,862 रुपीस थी। अब वही चीज 10 साल बाद 2014-15 में बढ़कर कितना हो गया, देखो 10,519 से बढ़कर जो है 18,727 हो गया। 21,221 से बढ़कर जो है ये 42,282 हो गया। 16,482 रुपए से बढ़कर ये कितना हो गया, 39,833 जो है हो गया। और 2014-15 में कितना पहुंच गया, ये 1,0842 करोड़ रुपए के जीडीपी जो है बन गई। इसका परसेंटेज आप निकाल सकते हो। तो जब हम लोग इसका परसेंटेज मैं बता देता हूं आपको कितना कितना परसेंट होगा, कैलकुलेट करके बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग, जो 18,727 है, ठीक है, 727 जो है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल से, मतलब 1,0842 से, तो ये आ जाएगा 18%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18.57। मतलब इससे क्या समझ में आता है कि 2004-05 में हम लोगों को 22 रुपए एग्रीकल्चर से मिल रहा था, अब वो घटकर कितना हो गया है, 18 रुपए के आसपास हो गया है। अगर हम लोग सर्विस सेक्टर का देखें तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, अगर हम लोग देखेंगे तो 42,282, तो ये लगभग 41.92% के आसपास जो है ये आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर सर्विस सेक्टर का, तो सर्विस सेक्टर का कितना होगा, तो हम लोग देखेंगे 39,833, तो ये आएगा 39.50। तो इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रेजेंट अभी 2014-15 में छत्तीसगढ़ का। अगर हम लोग इसको 23-24 में देखें तो ये डाटा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो है ग्राफ है। अब यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली जो है 2004-05 से लेके 2014-13-14 तक के बीच में हमारे यहाँ हमेशा जो है जीडीपी कैसा रहा है, बढ़ते हुए कंडीशन में ही जो है हमेशा रहा है। बड़ी थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन कंटिन्यूअसली बढ़ने वाला ग्राफ जो है हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि 2007-08 में इतना था, 2011-12 में 78,903 करोड़ था, उसके बाद अगर 11-12 में देखें तो 83,409 था। इस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में जो है गुड्स और सर्विसेज का जो फाइनल वैल्यू है वो क्या होते गया है, बढ़ते गया है।
आई होप आप जीडीपी को अब समझ पाए होंगे। अगर आपको इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया होगा जीडीपी, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अलग से आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ जो है आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि जीडीपी का मतलब जो है क्या होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अनपेड वर्क एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब देखो, अभी तक हमने जितना भी जीडीपी में कैलकुलेशन सीखा पढ़ा, उसमें हम लोग सिर्फ किसको जोड़ रहे थे? पैसा को जोड़ रहे थे। चाहे वो खेती करके आए, चाहे मशीन में काम करके आए, चाहे सर्विस देकर आए, हम लोग किसी को गिन रहे थे? मनी को गिन रहे थे। हमेशा किसको प्रेफर दे थे? मनी को जो है हम लोग हमेशा प्रेफरेंस जो है दे रहे थे। अब देखो, कुछ हमारे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे काम होते हैं जिसके बदले उनको कोई पैसा नहीं मिलता है और वो जीडीपी में काउंट भी नहीं होता है, क्योंकि जीडीपी में हम लोग सिर्फ किसको गिनते हैं? जिसको बेचकर या जिसको सेवा देकर हमें जो पैसा मिला है उसी पैसे को हम लोग गिनते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अनपेड एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम लोग अपने जीडीपी में जो है काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, ये जो एक महिला है वो क्या कर रही है? दूध निकाल रही है। तो दूध निकालने में ये मेहनत कर रही है कि नहीं कर रही है? तो इसको मेहनत के बदले कोई पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, मेहनत करने का पैसा नहीं मिल रहा है, दूध को बेच के उसको पैसा मिल रहा है। तो ये जो महिला द्वारा जो काम किया गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनपेड वर्क एक्टिविटी जो है हम लोग बोलेंगे। और इस तरीके का जो अनपेड वर्क एक्टिविटी होता है वो जीडीपी में जो है काउंट जो है नहीं होता है। अगर हम लोग इस तरीके के अनपेड वर्क को अगर हम लोग जोड़ दें पैसे के टर्म्स में, तो हमारी जीडीपी पता नहीं दुनिया की पहली या दूसरे नंबर की जीडीपी जो है हो जाएगी। क्योंकि आप अपने घरों में देखते होंगे, जब आप स्कूल जाते होंगे तो आपकी जो मम्मी है, ये पूरा स्टोरी यही है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको मैं आपको समराइज करके बता दे रहा हूं। ठीक है, समराइज करके बता दे रहा हूं ताकि चैप्टर को हम लोग जल्दी थोड़ा खत्म कर सके, नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो जैसे आप स्कूल जाने के लिए रेडी होते हो तो आपकी मदर आपके लिए क्या करते हैं? टिफिन बनाती है, आपके कपड़े प्रेस करती है, आपके जूता साफ करती है, ये सब काम करती है। जब आप स्कूल चले जाते हो तो आपके पापा के लिए वो खाना बनाती है, अपने घर वालों के लिए काम करती है, बर्तन धोती है, साफ करती है। तो क्या उसके बदले उसको कोई सैलरी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो इस तरीके का जो एक्टिविटी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनपेड वर्क बोलते हैं। और इस तरीके के वर्क का जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। यहां पर आप देख सकते हो कि इंडिया में जो एक महिला जो होती है वो किस तरीके से काम करती है। अगर महिला के समय को पूरे 24 घंटे में डिवाइड कर दें तो एक महिला सामान्यतः 10 बजे सोती है और सुबह 4 बजे जो है वो उठ जाती है। तो कितने घंटे सोई वो? यहाँ पे 6 घंटा लगभग जो है वो स्लीपिंग करने में जो है बिताती है। फिर वो क्या करती है? 4 बजे उठती है, वेकअप, वॉश, बाथ एंड गेट रेडी फॉर डेली वर्क रूटीन। 4 बजे उठकर वो क्या करती है? काम के लिए तैयार हो जाती है। 5 से 7 बजे के बीच में क्या करती है? स्वीप करती है, बहारती है, साफ करती है हाउस, मेक द सर्व टी एंड ब्रेकफास्ट, परफॉर्म पूजा। फिर लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी, चाय बनाएगी, फिर वो पूजा करेगी 7 बजे तक। ठीक है, उसके बाद 7 बजे के बाद क्या करती है? देखो 7 से जो है 7 से लेके जो है 2 बजे के बीच में वर्क इन अदर पीपल्स हाउस, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग मील्स, क्लीनिंग द हाउस एक्स्ट्रा। मतलब अगर खुद के घर में है तो खुद के घर को साफ वाफ करती है, और अगर किसी दूसरे के घर में काम करने जाती है तो क्या करती है? दूसरों के घर में जो है सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक काम करती है। फिर 2 से 3 वो लंच करती है। फिर 3 से यहां पर आप देख सकते हो कि इंडिया में एक डोमेस्टिक फीमेल का जो लाइफ है, डेली वर्क चार्ट कितना बिजी होता है। लेकिन इस सब काम के बदले मॉनेटरी वैल्यू उसकी क्या होती है? अनपेड होती है, बहुत ही कम होती है, और वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट जो है नहीं हो पाता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये पूरा जो पैराग्राफ है उसी के बारे में लिखा हुआ है, आप बड़े आराम से जो उसको पढ़ सकते हो। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं 3 डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, या 2 डेफिनेशन। पेड वर्क क्या होता है? ऑल एक्टिविटीज फॉर विच अ पेमेंट इज मेड। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले में पेमेंट मिलता हो क्या कहलाता है? पेड वर्क कहलाता है। अनपेड वर्क क्या होता है? ऑल एक्टिविटीज फॉर विच नो पेमेंट इज मेड। वो सारे एक्टिविटीज जिसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहां पर देखते आप खुद सोचो। चलो एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। यहां पर एक डेटा है हमारे पास जो कि जो है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स का ही पार्ट है, उसने 1998 से लेकर 1999 के बीच में 6 स्टेट के बीच में सर्वे किया, और सर्वे में पता लगा कि जो मेन और वुमेन जो होते हैं उसमें कौन जो होता है वो पेड वर्क ज्यादा करता है और अनपेड वर्क जो है कौन कम करता है। इसके बारे में जो है वहां पर जो है एक सर्वे हुआ। तो देखो जो पेड वर्क करते हैं ना, तो 25% जो मेन होते हैं रूरल एरियाज के वो पेड वर्क करते हैं, जबकि 20% जो महिलाएं होती हैं वो पेड वर्क करती हैं। अनपेड वर्क मतलब जिसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलता, ऐसी एक्टिविटी कितने % लोग करते हैं? 2% लोग मेल करते हैं, और 14% देखो 7 गुना ज्यादा
महिलाएं जो होती हैं वो अनपेड वर्क जो है करती हैं। उसके बाद है नॉन वर्क एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, ऐसे पुरुष कितने 73% है, ऐसी महिलाएं कितनी है 66% है। तो ये डेटा से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी यहाँ जो महिलाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, अनपेड वर्क जो करती हैं वो कुछ ज्यादा ही जो है करती हैं, जिसके बदले में उनको कोई पैसा जो है नहीं मिलता। यहां पर भी आप उसको पाई चार्ट के माध्यम से समझ सकते हो कि ये जो 73% है वो क्या है, मेल का है, नॉन वर्क एक्टिविटी है, पेड एक्टिविटी कितना है 25%, अनपेड 2%, फीमेल का आप यहां पर परसेंट जो है यहां पर देख सकते हो कि उसका एरिया जो है क्या है, काफी ज्यादा छोटा है। द पाई चार्ट क्लियरली शोज दैट वुमेन स्पेंड मोर टाइम डूइंग अनपेड वर्क। ये डाटा हमको बता रहा है कि जो महिलाएं जो होती हैं, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, उनका जो ज्यादातर समय जो बीतता है वो क्या करता है, अनपेड वर्क को करने में बीतता है, विच इज नॉट इंक्लूड इन द जीडीपी कैलकुलेशन। और उसको जो है उसके काम को हम लोग जीडीपी के कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते हैं। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज एंड इंक्लूड देम इन जीडीपी कैलकुलेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबके एक्टिविटीज को समझना पड़ेगा और इनको जो है जीडीपी में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। मेनी कंट्रीज आर ट्राइंग टू डू दिस। बहुत सारे दुनिया में ऐसे कंट्रीज हैं जो ऐसे अनपेड वर्क को क्या कर रही हैं, अपने जीडीपी में जो है क्या कर रही हैं, जोड़ रही हैं। वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द सच वर्क इन आवर सोसाइटी। हमें क्या करना है, हमारे सोसाइटी में जो है ऐसे जो अनपेड वर्क जो करती हैं हमारे मम्मी, हमारी दीदी जो करती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस जो है क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए कि उसको भी हम लोग जीडीपी में क्या करें, काउंट करें। आप अपने घर के आसपास खुद देखो कि आपकी मम्मी के अलावा आपकी दादी, आपकी दीदी जो है किस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं, जिनके बदले में वो क्या करते हैं, कोई भी पैसा जो है उनको नहीं मिलता और न ही उसको हम लोग जीडीपी में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग एक्सरसाइज को क्या करेंगे, डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है, तब तक अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को शेयर कर दीजिए वीडियो को, और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक पर्सनल छोटा सा टारगेट है कि मुझे जुलाई के एंड तक जो है क्या करना है, 8000 सब्सक्राइबर जो है, ऐसा कोई पर्टिकुलर आपसे रिक्वेस्ट, मतलब ऐसा कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं है, बस एक मेरा पर्सनल छोटा सा सोचना था कि जुलाई तक मुझे 8000 जो है सब्सक्राइबर्स चैनल में क्या करना है, कंप्लीट करने हैं, और दिसंबर एंड तक, ठीक है, इस साल के दिसंबर एंड तक 10000 सब्सक्राइबर जो है लेकर आना है। और वो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो अभी जो सब्सक्राइबर है ना, वो चैनल को देखने वाले में से सिर्फ और सिर्फ 30% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो 30% लोगों ने जो सब्सक्राइब किया वो 8000 के आसपास है। तो बाकी 70% लोग भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सोच सकते हैं कि हमारा चैनल जो है 20000 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसे 8000 10000 सब्सक्राइबर होगा, आपके लिए कुछ नया सरप्राइज भी होगा, कुछ नया इनोवेशन भी होगा जो मैं सोच रहा हूं। हो सकता है कुछ आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को जो है मिले। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।